तो आप लोगों की पढ़ाई जो एक्चुअली में एक सब्जेक्ट मुझे आपके हेड साहब ने दिया पढ़ाने के लिए, कंट्रोल सिस्टम। इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ आइडिया आप लोगों को है कि नहीं है? हेलो, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं? कुछ आइडिया है? पढ़े भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो? अच्छा चलिए ठीक है, मैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा पढ़ाने की, बेटा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और एक बात मैं भी बता दूं कि आप लोगों का एग्जाम 21 जुलाई से है, पता है ना, 21 जुलाई से है। और ये ऑन और ये ऑनलाइन मोड में होगा। ऑफलाइन में आप नहीं आना, जहाँ पे घर बैठे हुए हैं वहाँ पे सभी के लोगों के पास मेरे ख्याल से एंड्रॉयड सेट होगा ही। सबके पास है ना ये स्मार्टफोन, है कि नहीं है? यार ऐसा कि ठीक है, अगर नहीं होगा तो हमें आप लोगों का अरेंजमेंट अपने कॉलेज में कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर आपके पास स्मार्ट सेट है तो आप अपने घरों में बैठ करके एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा ऐप्स बन रहा है, उस एग्जाम के साथ साथ आपकी सारी एक्टिविटी भी रिकॉर्ड में आती जाएगी, तो इसमें कोई चीटिंग का चांस नहीं रहा कि ऑनलाइन है, घर बैठे एग्जाम दे रहे हैं तो इस पर इस तरह से कुछ कर ले, ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। तो आपका सिर्फ पढ़ाई ही है। और जो क्वेश्चंस होगा सब ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे, और आपको जो है 1.5 घंटे में सॉल्व करना रहेगा उसको। हाँ ऑब्जेक्टिव रहेगा, बस वही जो 4 चॉइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, उसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। तो बहुत आसान है आपका जो है, थोड़ा सा पढ़ लोगे आप लोग तो बहुत, और पेपर भी इजी बनाया जाएगा, इस तरह इंस्ट्रक्शंस है। तो चलिए, हैं क्या बोल रहे हो? हेलो, बोलो, बिल्कुल फ्रैंक होकर बोलो, कोई इसमें डरने शर्माने की बात नहीं बेटा। मैं तो यार आप लोगों को बहुत वो हूँ कि आप लोग जो है इतनी इस कोरोना पैंडमिक में इतना ज़्यादा आप लोग जो है सेक्रीफाइस कर रहे हो पढ़ाई के लिए, इतना ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है ये। ठीक है, ये जो कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट्स है थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपका जो मैंने सिलेबस अभी आपको बता दूंगा। आज तो मेरा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, उसके बाद कल से बताऊंगा, मैं डिटेल में बताऊंगा आपको टॉपिक वाइज कि ये है तो थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है, लेकिन आप लोगों की जो सब्जेक्ट में जो कोर्स सिलेबस में है वो बहुत ईजी टॉपिक्स रखे हुए हैं। अगर आप इसको 2-4 दिन भी पढ़ लोगे बुक से, बुक भी मैं बता दूंगा, लेकिन इसकी कोई बुक हिंदी में नहीं आती, जहाँ तक मैं जानता हूँ हिंदी में कोई बुक अवेलेबल नहीं है, सारी किताबें कंट्रोल सिस्टम की इंग्लिश में ही है। हाँ, हाँ, यस, हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही। किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं हमने सर से। किसी कुछ एक एक करके पूछा, आप किसी को पूछना है, कोई डाउट है तो बताओ, पूछो आप। हाँ, सर कह रहे हैं जो बुक है पीडीएफ फॉर्म में नेट पे अवेलेबल है, अगर हम मिल जाती बुक में तो हेल्प मिलती चलिए काफी ठीक हमको। ठीक ठीक है, ठीक, मैं बुक का नाम भी बता दे रहा हूँ, आप उस बुक को देख भी सकते हो। जो सबसे अच्छी बुक इसकी है, कंट्रोल सिस्टम की है, वो है बेंजामिन सी कू, BC कू, नोट कर लो आप लोग, सब आपको अवेलेबल है आपको है, ये है ना पटेल साहब, ये बुक्स है ना। यस सर। BC कू, नोट करो इस बुक को, BC कू, बुक का नाम है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, नोट करते जाओ बुक का नाम, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, BC कू, B-C-कू, KUO। और दूसरी किताब है ओगाटा, दूसरी किताब है, उस बुक का ऑथर है ओगाटा, कंट्रोल सिस्टम नाम है बुक का, ओगाटा। और एक थर्ड बुक है जो बहुत इजी बुक है आपके इंडियन लैंग्वेज में, इंडियन राइटर्स की है, वो है लीनियर कंट्रोल सिस्टम बाय प्रोफेसर B.S. मैनके, B.S. मैनके। कितने बच्चे हैं, कितना बच्चे जुड़े हैं? 32 कितने मिस आउट ऑफ 50, 6, ऑफ 52 मेरे ख्याल, 52। 52 है। चलिए ठीक, अच्छा है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब उसका नाम बता दूंगा मैं आपको, भेज भी दूंगा, मैं पटेल साहब को दे दूंगा, आपके पास सेंड कर देंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। आपके पास अगर सिलेबस की कॉपी है तो थोड़ा उसको देखो जरा, उस पर आप एक सरसरी नज़र से देखिए। पहला जो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम। आप लोग सुन पा रहे हैं सब कोई? सब लोग मुझे सुन रहे हो ना? ओके सर। अच्छा, क्लियर सर। ठीक है, वेरी गुड, वेरी क्लियर। चलिए, क्लियर है सर। क्लियर है ना? गुड। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। तो जो पहला जो आपका जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम। ये इसमें जो आपको स्टडी करना है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विद ब्लॉक डायग्राम। सबका इसमें ब्लॉक डायग्राम देखिए, कंट्रोल सिस्टम बगैर ब्लॉक डायग्राम की स्टडी नहीं कर सकते आप।
ब्लॉक डायग्राम है या फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ भी होता है। सिग्नल फ्लो ग्राफ आप बिल्कुल मत टच कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पहले एग्जामिनेशन पास करना है। हालांकि ब्लॉक डायग्राम से आप सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, वही उसी का एक दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है। जैसे आप किसी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हो, वैसे ही द ट्रांसलेशन ऑफ ब्लॉक डायग्राम इन अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड द सिग्नल फ्लो ग्राफ। इसमें आपका है ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम, और ये इसमें जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ब्लॉक डायग्राम, भाई मैंने आपके उसमें अभी मैं शेयर कर दूंगा, आप लोगों को देख लीजिएगा, उसको स्टडी कर लीजिएगा। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स एलिमेंट। इसके बाद है कंट्रोल सिस्टम की जो है कितने तरह के होते हैं, जैसे लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम्स, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डाटा सिस्टम्स, स्टैटिक सिस्टम एंड डायनेमिक सिस्टम। ये तो पहला यूनिट आपका हो गया। ये बहुत ही इजी है, अगर आप लोग थोड़ा सा अगर माइंड सेट करके बैठो तो इसको मैं 1 घंटे में बता दूंगा, आप समझ भी जाओगे ये। अच्छा, जो दूसरा टॉपिक है वो आपका है कुछ बेसिक सिग्नल्स होते हैं। एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट ही होता है सिग्नल एंड सिस्टम, तो उसी का एक छोटा सा पार्ट दे दिया गया। कुछ सिस्टम को कुछ आपके जो सिग्नल्स हैं, जानते हैं सिग्नल मीन्स कोई भी सिग्नल हो सकता है, जैसे आपका लाइट सिग्नल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, कुछ भी सिग्नल्स है, तो उसी का एक मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है। ये मैथमेटिकली उस सिग्नल को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। जैसे पहला है यूनिट स्टेप फंक्शन है, रैंप फंक्शन है, पैराबोलिक सिग्नल्स है। फंक्शन मीन सिग्नल, ये उसी तरह के है, उसमें ये आपके सेकेंड यूनिट में है। और थर्ड यूनिट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, ये ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोल सिस्टम का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है। ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है और कुछ कंट्रोल सिस्टम्स का ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे आप। जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल में सर्किट्स होते हैं, मैकेनिक्स में आपके पास होते हैं, वहाँ पर भी सर्किट्स नहीं बल्कि सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है, जैसे स्प्रिंग हो सकती है, मास हो सकती है, डैम्पर हो सकता है। उस तरह के सिस्टम को हम कैसे उसका हम ट्रांसफर फंक्शन निकालें। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब ऐसे ही होता है आउटपुट बाय इनपुट। जैसे आउटपुट बाय इनपुट को आप लोग इफिशिएंसी जानते हो ना। तो इतना नॉइस क्यों है पटेल साहब, कभी कभी आती है, अचानक लाउडनेस बढ़ जाती है इसकी। तो इसमें यह होता है बेटा, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि आउटपुट अपॉन यूनिट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना है आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है विद ऑल इनिशियल कंडीशन सेट टू 0, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो आपको ट्रांसफर फंक्शन को सिस्टम का निकालना, जैसे आपका है आरसी, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, पोल एंड जीरो कंसेप्ट। अच्छा, एक बात और नोट कर लो बेटा, आप लोग ये मुझे थोड़ा मैं आपसे पूछा जाता हूँ, आपने मैथमेटिक्स में लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? पढ़े हो ना? कुछ तो समझ में आ गया था, याद आ रहा कुछ कैसे कैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं? बताओ, इसको मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बगैर लैप्लास ट्रांसफॉर्म जाने आप लोग जो है इसको नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि ये पूरा पेपर जो होता है मैथमेटिकल होता है, और वो भी नहीं कोई इजी मैथमेटिक्स नहीं है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म से कम मैथमेटिक्स नहीं है। तो अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना आता है, कि हालांकि इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन भी है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम है, फाइनल वैल्यू थ्योरम है, पोल जीरो कंसेप्ट है, ये सब इसमें है। ये फिर चौथा यूनिट आपके पास जो है टाइम डोमेन एनालिसिस। टाइम डोमेन जैसे फंक्शन होता है, टाइम के साथ साथ जिसका वेरिएशन होता है वो टाइम डोमेन में कहलाता है। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म में इसी सिस्टम को हम एस डोमेन में, यानी टी डोमेन जो टाइम डोमेन है उसको एस डोमेन, एस यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये आइडिया होगा कि टाइम डोमेन और एस डोमेन क्या होता है। तो टाइम डोमेन एनालिसिस पढ़ना है, इसमें कुछ डेफिनेशंस है, सिर्फ डेफिनेशन है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन। आप ग्राफ में कैसे इसको शो करेंगे, एक हम सिस्टम ड्रा करेंगे, जैसे बेसिक आइडिया ऑफ डिले टाइम, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, स्टेडी स्टेट एरर, मैक्सिमम ओवरशूट, डैम्पिंग रेशियोज, किसी का लिखा भी है नो डेरिवेशन, ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम्स है ये। और जो पांचवा है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ बताओगे आप कोई? स्टेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? स्टेबल जानते? हाँ, स्थिरता। क्योंकि किसी के अंदर अगर स्थिरता नहीं तो कैसा है, वो बेकार आदमी है। जैसे आपके अंदर अगर स्थिरता नहीं है तो आप जो है यू आर यूजलेस। तो स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं? कंट्रोल सिस्टम में स्टेबिलिटी निकालने के बहुत से तरीके हैं, बहुत सी विधियां हैं।
और ये सारी विधियां जो हैं आपके एक किसी न किसी मैथमेटिक्स पे बेस्ड हैं, कोई ना कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट या ग्राफिकल कंसेप्ट है। जैसे ग्राफ पेपर का यूज़ किया होगा आप लोगों ने ना, अच्छा ग्राफ पेपर यूज़ किया होगा, या जब वेरिएशन कम होता है तो आपका सिंपल ग्राफ से काम चल जाता है। लेकिन हम अगर एक मान लें कि हमारी फ्रीक्वेंसी है 10 से हो रही है 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से मिलियन, बिलियन में, तब उस पर कौन सा ग्राफ यूज़ करते हो आप लोग? तब कैसे ग्राफ पे ड्रा करोगे? बताइए। हाँ जी, अगर फ्रीक्वेंसी भाई ठीक है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 तो ठीक है, आप आसानी से ड्रा कर लोगे। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी बहुत ज़्यादा वेरी करती है 10 से 100, 100 से 1000, 10,000, लाख, किस तरह से हो रहा है, तो इसके लिए एक स्पेशल ग्राफ आता है। उस ग्राफ का क्या नाम है, इससे बताया गया इन लोगों को? इसमें तो कुछ ना कुछ रहा होगा यूज, जवाब दें आप लोग। सेमी लॉग पेपर होता है, स्पेशल टाइप का पेपर, ग्राफ पेपर होता है, वो भी ग्राफ पेपर ही है, सेमी लॉग पेपर होता है, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी निकालने के लिए सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपको जो स्टडी करना है, सिर्फ एक स्टडी का मेथड है, वो है राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया। थोड़ा ये राउथ हर्विट दोनों साइंटिस्ट थे या इंजीनियर थे, जो भी रहे हो, एक आदमियों के नाम पे रखा गया है। और जो लास्ट में आपको पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलर्स, जिसमें आपका है ऑन ऑफ कंट्रोलर है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, पीडी कंट्रोलर, पीडी मीन्स प्रोपोर्शनल प्लस डिफरेंशियल कंट्रोलर, पीआई मीन्स प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर, एंड पीआईडी कंट्रोलर मीन्स प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डिफरेंशियल कैलकुलेटर। ये आपका सिलेबस है, बहुत इजी है। अगर आप स्टडी बुक अगर आपके पास रखो ना, तो आप मेरे ख्याल से 2 दिन में ये सब पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हो। ये तो मैंने आपको सिलेबस के बारे में ब्रीफ बताया है। अब थोड़ा सा मैं कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कंट्रोल सिस्टम होता क्या है और इसके संबंध में ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम क्या है। आपका कंट्रोल सिस्टम क्या है, कुछ कोई बताएगा? कोई बच्चा मुझे थोड़ा सा बताओ, कुछ भी बताओ, कंट्रोल सिस्टम क्या है? जी माइक का यूज करें। हाँ बताओ जरा सा, कंट्रोल सिस्टम क्या है? किसी नेटवर्क के आउटपुट को वेरिएबल या स्टेट अवस्था में करने के लिए या आवश्यकता अनुसार करने के लिए जो कुछ अतिरिक्त यंत्र लगाए जाते हैं उसी को कंट्रोल सिस्टम। जो कुछ नहीं, सारे यंत्र ही लगाए जाते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स है। ये जो है जो देखिए सबसे कंप्लीट सिस्टम तो आप लोग खुद ही हो। ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग इज इटसेल्फ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्या, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सिस्टम। समझ रहे हैं ना? जैसे आप बल्ब कंट्रोल करते हो, जलाते हो, ऑन ऑफ करते हो, नहीं करते हो, ये भी कंट्रोल सिस्टम ही एक है। फैन चलाते, ये भी कंट्रोल सिस्टम है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम जो है वो कंट्रोल सिस्टम हो सकता है, ठीक है। कोई भी सिस्टम जो होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे मैकेनिकल में हो, सब जगह कंट्रोल सिस्टम, सारे सिस्टम्स है एक तरह से, ऑलमोस्ट ऑल द सिस्टम्स आर नोन एज द कंट्रोल सिस्टम। लेकिन जो बताया है, एक लड़के ने हमारे बताया है, थोड़ा अच्छा बताया उसने, कि जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स अरेंज इन ए वेरी पर्टिकुलर मैटर टू गिव अ डिजायर्ड आउटपुट। समझे नहीं समझा आप? जैसे आप चलाते हो, बल्ब जलाते हो, किससे कंट्रोल करते हो आप लोग? स्विच से कंट्रोल करते हो ना, स्विच से करते हो ना। स्विच ऑन कर दिया तो बल्ब जलने लगता है, ऑफ कर दिया बल्ब बुझ जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, बल्ब भी कोई ना कोई सिस्टम है कि नहीं, सिस्टम है। और इनपुट आप देते हैं क्या, इनपुट आप देते हैं इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी हमारी कन्वर्ट होती है, लाइट में कन्वर्ट होती है। तो एक तरह से सबसे सिंपल एग्जाम्पल आपको जो दिया गया, बल्ब का दिया गया, बल्ब भी एक कंट्रोल सिस्टम है। ऐसे बहुत से सिस्टम्स होते हैं जो कि कंट्रोल सिस्टम, सारे सिस्टम को आप कंट्रोल सिस्टम कर सकते हो। लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एस्टैब्लिश या सेटअप इन ए पर्टिकुलर मैनर टू गिव द डिजायर्ड आउटपुट, लेकिन आउटपुट कैसे मिले? जब हम इनपुट देंगे। क्या होगा जब हम इनपुट देंगे? यही तो होगा ना। लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं, आजकल जानते होंगे कि ऑटोमेटिक का जो है ज़माना है, सब चीज़ें ऑटोमेटिक होती जा रही हैं। आपका रिमोट, जैसे आप एसी कंट्रोल करते हो, रिमोट कंट्रोल से करते हो नहीं, कर टीवी भी करते हो, बैठे बैठे कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। तो कुछ सिस्टम्स होते हैं जो कि आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स भी होते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ है कि जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओपन लूप सिस्टम, जिसको हम ऑटोमेटिक नहीं बना सकते हैं, सीधे हम इसमें क्या करेंगे
कि हम इनपुट देंगे हमको आउटपुट मिलेगा, और दूसरा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हालांकि फैन अगर आपको कंट्रोल करना है, उसकी स्पीड कंट्रोल करना है, कैसे करते हो फैन की स्पीड? फैन की स्पीड जब कंट्रोल करते हो कैसे कंट्रोल करते हो? रेगुलेटर। हाँ वेरी गुड, रेगुलेटर से कंट्रोल करते हो। हाँ बस भाई, हाँ बस रेगुलेटर का यूज करते हो, स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, ये है कि नहीं है? तो ऐसे कुछ होते हैं जो आप, ये तो आपको मैनुअली करना पड़ता है। अब कोई एक ऐसा सिस्टम बनाओ आप जो है जिसमें कि ऑटोमेटिकली जैसे हमें जितनी ज़रूरत हवा की हो या टेम्परेचर की हो उसी तरह से कंट्रोल होता रहे। तो ये सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा? कंट्रोल, ये कहलाएगा ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स। तो ऑटोमेटिक सिस्टम कोई कैसे बनेगा बताइए आप लोग, कुछ आइडिया दोगे आप लोग? कोई सिस्टम ऑटोमेटिक कैसे बनता है? बहुत से बच्चे हैं जिनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, सब डिज़ाइन करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो कोई सिस्टम कंट्रोल सिस्टम कब होता है? ये कोई सिस्टम कंट्रोल सिस्टम कब होता है? जब हम उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई उसमें रोल नहीं होता है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। होता कि नहीं होता है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आउटपुट देंगे आप उसको जो है हमें ये देखना है, पहले ये मेज़र करना है कि जितना हमें आउटपुट चाहिए उतना हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे हमें किसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है, सपोज करिए हमें मोटर की स्पीड करनी है कि वो 1600 आरपीएम पर चले, तो ठीक है आपने स्पीड दे दिया, इस पर चल रही है 1600 से कम अगर उसका स्पीड होगी या ज़्यादा होगी तो क्या करेगा वो? ऑटोमेटिक कैसे बनेगा? ये कैसे कंट्रोल होगा वो? एक तो है कि आप जाके कंट्रोल करो उसको, वोल्टेज से कंट्रोल करो, करंट से कंट्रोल करो, रजिस्टेंस से कंट्रोल करो। दूसरा ये तरीका ये होता है कि आप जो है आउटपुट जो आपको मिल रहा है, मीन्स स्पीड जो मिल रही है, उसको अपने आप स्टैंडर्ड सिग्नल से, स्टैंडर्ड वोल्टेज से या स्टैंडर्ड आरपीएम से कंपेयर कीजिए। कंपेयर कीजिएगा तो कुछ एरर उसमें आएगी ना। जैसे हमने कह दिया कि हमारा स्पीड 1600 थी और हमको स्पीड 1550 आरपीएम की मिल रही है, तो एक एरर आगे नहीं आ गई है एरर, तो उस एरर को बोलते हैं हम एरर सिग्नल कहते हैं, यानी वो कहलाता है एक्चुएटिंग सिग्नल। अब जितनी एरर सिग्नल आई है फिर इनपुट उसी तरह से एडजस्ट होता है। तो अब उसके हिसाब से हम डिफाइन जो करेंगे, हम कंट्रोल सिस्टम को दो तरह से, एक है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और एक क्लोज लूप सिस्टम। मैंने आपको बताया है, आपके बुक इसमें डायग्राम दिखाई दे रहा होगा हम लोगों को ना, स्क्रीन दिख रहा है, एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, एक सिस्टम बनाया है, एक इनपुट है, इनपुट उसके नीचे मैंने आर लिख रखा है, एक लिख रखा है आउटपुट सी लिख रखा है, और बीच में आपका एक ब्लॉक बना हुआ है जिसमें है कंट्रोल एक्शन, है कि नहीं है? दिखाई दे रहा ना? तो कंट्रोल एक्शन ही एक तरह से आपका कंट्रोल सिस्टम है। तो बाकी सब इनपुट है और ये आउटपुट है। तो ये कंट्रोल एक्शन होता है एक्चुअली में यही आपका सिस्टम होता है। इसमें आप देख रहे हैं एक इनपुट है और एक आउटपुट है, आपका कोई भी और एलिमेंट इसमें ऐड नहीं किया गया है, यानी जितना इनपुट देंगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। जितना हम जो है ये जो है जैसे ब्लॉक जैसे हमने बनाया है ब्लॉक डायग्राम, एक इसमें ब्लॉक बना हुआ है, उसके पहले एक एरो है, उसके बाद में एक एरो है। तो बाद वाली जो एरो है जहाँ पर मैंने सी लिख रखा है वो आउटपुट है। जैसे हमारा जो है फैन है, फैन का एग्जांपल दूंगा कि फैन सबसे सिंपल चीज़ है, सबसे सिंपल एलिमेंट्स है, सर्किट एलिमेंट्स है। तो फैन में जैसे है कि उसकी स्पीड हमें 3000 आरपीएम है, लेकिन वो एक कंडीशन उसमें होगी ना कि अगर हम इतना इनपुट रहेगा, इतनी वोल्टेज रहेगी तभी तो होगा स्पीड 3000 आरपीएम मिलेगी। अगर उससे कम वेरिएशन होगा तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ओपन लूप सिस्टम एक सिंपलेस्ट सिस्टम हो गया, इसमें हम इनपुट देते हैं और हमको उसी के हिसाब से आउटपुट मिलता है। हमारा आउटपुट पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, सिर्फ टोटली हमारा इनपुट पे डिपेंड करता है आउटपुट। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है इनपुट पे निर्भर, टोटली इनपुट पे निर्भर करता है। अगर स्पीड जैसे कहते मैंने फैन का एग्जांपल दिया कि 3000 आरपीएम है, अगर वो सपोज के लिए वोल्टेज कम होगी, 220 वोल्ट से कम होगी, स्पीड कम हो जाती है, होती कि नहीं होती है? तो आप नहीं कुछ कर पाओगे, आप नहीं कुछ कर पाओगी इसमें अगर ओपन लूप सिस्टम है। लेकिन अगर यही हमारा, अगर हम देखते हैं कि हमारा इतनी हमें चाहिए, हमको 3000 स्पीड ही हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें पहले है आउटपुट को भी रीड आउट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और स्पीड मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हो आप लोग? किसी मोटर की स्पीड या किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की स्पीड मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस आप लोग यूज करते हैं? बताइए। ट्रांसड्यूसर का नाम आप लोग, हाँ कौन सा यूज करते हो? हाँ बोलो। स्पीडोमीटर। वेरी गुड, स्पीडोमीटर कहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज होता है टैकोमीटर, टैकोमीटर होता है ये।
इस पे टैकोमीटर, TACHOMETRE, टैकोमीटर होता है। यानी एक ट्रांसड्यूसर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या जो स्पीड है उसको वोल्टेज के फॉर्म में फिर आपको स्पीड के फॉर्म में देता है। वो ट्रांसड्यूसर एक तरह से टैकोमीटर है। तो ये जो आउटपुट है, अगर हमें इसको क्लोज लूप बनाना है तो हम इसके आउटपुट को पहले पढ़ेंगे, रीड करने के लिए पढ़ेंगे, फिर उसको हम इनपुट को हम फीडबैक देंगे। देखिए एक लिखा हुआ, इस पर कंपैरेटर लिखा हुआ है। एक जो ब्लॉक है, एक में एक जो ऊपर दो ब्लॉक बने, एक में लिखा हुआ कंपैरेटर और एक में लिखा है कंट्रोल एक्शन, लिखा है ना, देख रहे होगे आप लोग। अच्छा, और जो नीचे जो हमने एलिमेंट्स बनाया है वो है एक मेजरिंग एलिमेंट्स। मेजरिंग एलिमेंट्स मीन्स वो जो आपका जो आउटपुट है उसको देख रहा है, उस पर अपनी नज़र रखे हुए है, जो उस पर जो है ये आपका जो ये है उस पर आपका देखिए आउटपुट को पढ़ रहा है। ये लिखा ना मेजरिंग एलिमेंट्स, आउटपुट को पढ़ रहा है, फिर ये इनपुट को दे रहा है, कंपैरेटर को दे रहा है, फिर ये कंपैरेटर को दे रहा है। तो अब यहाँ पर दो सिग्नल हो गए, एक तो इनपुट हो गया और एक क्या हो गया हमारा मेजरिंग एलिमेंट्स। इसी को हम बोलते हैं फीडबैक। आपने पढ़ा होगा ना नेगेटिव फीडबैक और आपने पढ़ा होगा नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक, तो वही यहाँ पर भी है, नेगेटिव है। और जो कंपैरेटर है, कंट्रोल एक्शन है, सिर्फ ये ब्लॉक्स के नाम है। इसमें कॉम्प्लेक्स सर्किटरी होती हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट भी हो सकते हैं या कुछ मैकेनिकल का पार्ट्स भी हो सकता है, जैसे ट्रांसमीटर हो सकता है, आपका ऑपैम्प जो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, या और भी हो सकता है। जैसे आपने पढ़ लिया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर तो एक नाम उसका हो गया, लेकिन उसके जो सर्किट्स होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, देखा होगा ये। तो ये सिर्फ उसका एक कंपैरेटर का एक नाम है, इसके बहुत से कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। कंट्रोल एक्शन को भी परफॉर्म करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं। ऐसे ही मेज़र करने के लिए, उसे मेजरिंग के लिए आपको टैकोमीटर ही काफ़ी होता है। तो ये मेजरिंग एलिमेंट्स, यानी हमें जो आउटपुट है हम इनपुट से कंपेयर कर रहे हैं, यानी हम आउटपुट से फीडबैक ले रहे हैं। जैसे हम आपका एग्ज़ाम लेते हैं, आपको हम कॉपी चेक करके दिखाते हैं ना, तो उस तरह से आपको बता दें आपने इतना मार्क्स पाया है, उसी तरह से आपका फीडबैक आपको हम देते हैं, भैया अच्छा आप अच्छा पढ़ो, अच्छा नहीं पढ़ रहे हो, अच्छा परफॉर्म नहीं करो, थोड़ा और मेहनत करो ताकि अच्छा इंप्रूव हो। तो अगर आप समझदार होगे तो ठीक है, अच्छी तरह बातों को फीडबैक अच्छी तरह से लोगे, उसी तरह से काम करोगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये जो सिस्टम होता है, इस तरह के सिस्टम जो कहलाते हैं, इसमें हम फीडबैक दे देते हैं, यानी आउटपुट को हम इनपुट के साथ कंपेयर करते हैं। ये जो आपका कंपैरेटर है, इसमें ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं ये हो सकते हैं आपके ऑपैम्प हो सकते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जैसे मैंने बनाया है। एक तरफ हो सकता है ये प्लस हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है ये। तो इस तरह के जो सिस्टम जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्योंकि इसलिए इसको क्लोज लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि देखा आपने इसमें एक क्लोज लूप बना जो क्लोज है कि नहीं, क्लोज है। और जो पहले वाला जो ओपन लूप था उसमें कोई लूप नहीं बना हुआ था, सिंपल सर्किट था। पहले वाला जो है कैसे कहाँ पे था ये, हाँ देखिए इसमें कोई लूप नहीं बना हुआ ना। तो ये हमारा जो है ओपन लूप सिस्टम, यानी पूरा ओपन है ये। और ये जो हमने देखा इसमें देखिए एक ऐसे जो है एक जो ये ब्लॉक बना है, इसको हमने एक क्लोज लूप से ऐसे एक हमने लूप बना दिया है। यानी अगर हम इसका एक सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रा करें तो एक लूप के फॉर्म में आएगा, क्लोज सर्किट के फॉर्म में आएगा। तो इस तरह से हमारा ये हो गया ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, अब दोनों में डिफरेंस कुछ बता, डिफरेंशिएशन चाहिए। एक बात और नोट कर लीजिए कि अगर सिस्टम को हमें ऑटोमेटिक बनाना है तो वो सिस्टम जो है क्लोज लूप सिस्टम ही हो सकता है। हम ओपन लूप सिस्टम को ऑटोमेटिक नहीं बना सकते हैं। इसमें आपका ये भी है सिलेबस के पार्ट्स में ये भी एक टॉपिक आपका है कि ये क्या है, कंपैरिजन बिटवीन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दोनों का कंपैरिजन क्या है। तो ये भी एक सबसे बड़ा जो कंपैरिजन इसका ही है कि हम ओपन लूप सिस्टम को ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम नहीं बना सकते हैं, लेकिन क्लोज लूप सिस्टम को हम ऑटोमेटिक बना सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा जी? थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं लग रहा कुछ? ये बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। एक किताब से अगर पढ़ोगे ना तो अब मैं तो हालांकि अब यार आपको मैंने 2 साल पहले मुझे याद आ रहा है कि आपको मैंने एक टॉपिक दिया था डिबेट के लिए, जब आपका गेम चल रहा था। ऑनलाइन स्टडी अच्छी है कि ऑफलाइन स्टडी अच्छी है? तो मैं भी इस बात के फेवर में हूँ, आप लोग याद आता होगा, मैं भी इस बात के फेवर में हूँ कि ऑनलाइन स्टडी अच्छी नहीं है, बल्कि ऑफलाइन क्लासरूम की स्टडी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम क्लास में, जैसे आप तो होगे भाई अपने अपने घरों में बैठे होगे, तो कोई एक क्लासरूम में तो बैठे नहीं हो। हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा भी था कि अ नेशन इज बिल्ट इन द क्लासरूम,
राष्ट्र का निर्माण जो होता है ना क्लासरूम में होता है, सही बात है ये। आप ही लोग निर्माण करने वाले होते हो, आप ही लोग मेहनत करके नई नई जो है सर्किटरी, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हो। तो ठीक है, आपका जो ये सिलेबस का पार्ट्स है, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, तो है तो बताने को और भी चीज़ें, टाइम की भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अच्छा, तो अब कंपेयर कर सकते हो ओपन लूप सिस्टम में और क्लोज लूप सिस्टम में। पहला कंपेरिजन तो मैंने यही बता दिया कि ओपन लूप सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं हो सकता है और क्लोज लूप सिस्टम ऑटोमेटिक हो सकता है कि नहीं है? और दूसरा डिफरेंस बताओ, एक आध डिफरेंस और बताओ आप लोग। यार देखो, ओपन लूप सिस्टम को बनाना आसान है, बहुत सिंपल सर्किट लगा हुआ है कि नहीं है? और क्लोज लूप सिस्टम में क्या है? कॉम्प्लेक्स सर्किट है कि नहीं है? तो दूसरा डिफरेंस तो ये हो गया कि यानी ओपन लूप सिस्टम को जो कंस्ट्रक्ट करना यानी डिज़ाइन करना बहुत इजी है, लेकिन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करना थोड़ा सा टफ होता है, और ये कॉस्टली भी होता है। जब सर्किट में ज़्यादा एलिमेंट्स लगेंगे तो ये कॉस्टली भी होगा, ये कॉस्टली भी होगा। यानी ओपन लूप सिस्टम थोड़ा सा कम कॉस्टली होता है और क्लोज लूप सिस्टम ज़्यादा कॉस्टली होता है ये ओपन। लेकिन एक बात है, ओपन लूप सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। ओपन लूप सिस्टम जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम होती है। ये बात को आप एग्री हो कि नहीं एग्री हो? यार जितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आपके पास रहेगा उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल वो होगा ये। तो ये ओपन लूप सिस्टम होता है स्टेबल होता है, और क्लोज लूप सिस्टम जो होता है ये भी स्टेबल हो सकता है, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा स्टेबल आपका होता है ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम थोड़ा सा कम स्टेबल होता है ये। और ओपन लूप सिस्टम को ऑपरेट करना आसान है, क्लोज लूप सिस्टम को ऑपरेट करना थोड़ा सा टफ है। जैसे अभी मैं पटेल साहब को बैठाया हुआ हूँ, थोड़ा सा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें इसका डिवाइस का क्या नाम है पटेल साहब? इस डिवाइस का जो आप लिए हैं आप लोग, इसको पेन टैग थोड़ा सा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है। यानी मेरे पास पेन भी है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स पेन भी है, कंप्यूटर लैपटॉप भी है, और एक पेन टैग भी है, और भी इंटरफेसिंग डिवाइसेज है। थोड़ा सा इसको ऑपरेट करना मुझे भी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने पटेल साहब को भी हेल्प ले रहा हूँ। मैं काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, ये मेरे पास बैठे हुए हैं। तो ये सिस्टम आपका हमारा कंट्रोल सिस्टम एक तरह से है। ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ऑपरेट करना भी थोड़ा सा ये मुश्किल होता है ये। और एक्यूरेसी जो होती है, एक्यूरेट सिस्टम ज़्यादा जो होता है, ये कंट्रोल क्लोज लूप सिस्टम होता है। ओपन लूप सिस्टम की कैलिब्रेट को जो जब जितनी अच्छी तरह से, जितनी ज़्यादा अच्छी तरह से हम उसको कैलिब्रेट करेंगे उतना अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन परफॉर्मेंस ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम्स जो होता है ये इससे बेटर होता है। यानी इसकी जो एक्यूरेसी, हाँ इस मतलब होता तो सभी होता है, लेकिन थोड़ा किसी में ज़्यादा, किसी में एक में ज़्यादा, एक में कम होता है, क्योंकि दोनों का पर्पज़ एक ही है। दोनों का पर्पज़ एक ही है। अरे भाई, जैसे आप एक साइकिल चलाते हुए जाते हो, कोई बाइक से जाता है कि नहीं है? तो बाइक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, सब लोग बाइक चला भी नहीं पाते हैं, और साइकिल चलाना थोड़ा आसान होता है ये। तो इस तरह से देखा जाए तो जो सिस्टम है थोड़ा सा, ये क्लोज लूप सिस्टम को ऑपरेट करना आसान होता है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी होती है ओपन लूप सिस्टम की, आपकी टोटली इनपुट पे निर्भर करती है। जैसे मैंने फैन का एग्जांपल दिया था, अगर स्पीड हमें एक पर्टिकुलर स्पीड पे रखना है तो हमें उतनी वोल्टेज हमको चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं है? अगर उससे कम वोल्टेज होगी या ज़्यादा वोल्टेज होगी तो आउटपुट की स्पीड जो हमारी होगी उतनी नहीं होगी। लेकिन कंट्रोल सिस्टम में, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या है, वो अपने आप को सेट कर लेगा, अपने आप को सेट कर लेगा। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल, ये तो कंपैरिजन रहा। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल बताओ आप ओपन लूप सिस्टम की, और क्या एग्जांपल बताइएगा आप कुछ ओपन लूप सिस्टम में, कुछ एग्जांपल बताइए, सिंपल एग्जांपल्स। अरे एक तो बल्ब ऑफ फन बता दिया आपने, है कि नहीं है? वॉशिंग मशीन जो होती है, वॉशिंग मशीन भी आपका ओपन लूप सिस्टम में आता है। हालांकि इसको कहते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, बट इट इज़ नॉट ए ऑटोमेटिक सिस्टम, इट इज़ ओपन लूप सिस्टम। और होता है टाइम बेस्ड टोस्टर होता है, टीवी का रिमोट कंट्रोल, ये सब आपका जो होता है क्लोज लूप ओपन लूप सिस्टम होता है। और क्लोज लूप सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स आपके हैं, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स, और एक है वोल्टेज स्टेबलाइजर, आपका ऑटोमेटिक सिस्टम है ये, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स। इन्वर्टर एसी जो होता है आपका, ये आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। ऑटोमेटिक क्लॉथ आयरन, जिसे आप कपड़ा प्रेस करते हो, ये आपके हमारे एग्जांपल हैं कंट्रोल, ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स की। और रॉकेट लॉन्चर, जिससे रॉकेट लॉन्चिंग जो होता है सिस्टम होता है, ये भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ही होता है।
क्योंकि ये सब सिस्टम मोस्टली ऑटोमेटिक होते हैं। अच्छा, एक बात देखिए, इसमें कहीं कहीं लिखा हुआ है कंट्रोल एक्शन लिखा हुआ है, तो कंट्रोल एक्शन का मतलब यहाँ पर ये हुआ है कि एक्चुएटिंग सिग्नल। कंट्रोल एक्शन का मतलब क्या हुआ? एक्चुएटिंग सिग्नल्स हुआ है। तो ये रहा हमारा कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, और ओपन लूप सिस्टम क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है। इसके बाद एक टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट्स और है कि एक, हाँ यस, किसी को कोई प्रॉब्लम को डिस्कस करना हो पूछो, यू आर वेलकम, ऑलवेज वेलकम। सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, सब लोग जो है बैठ, लगता है घर पे अपने भी सब लोग और भी है बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो ठीक है बेटा, आप देखते हैं, हम मैं एक और ब्लॉक डायग्राम बना देता हूँ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। वो लोग ड्रा भी कर सकते हैं देख करके ना, देख करके उसको ड्रा भी कर सकते हो। थोड़ा उसको लाइए, यहाँ यहाँ पे है, ये है। एक देखो, एक मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है, आपके सिलेबस का ही पार्ट्स है, थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड है, और सबसे जो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स एलिमेंट्स। आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ब्लॉक डायग्राम? यस सर। तो इसमें देखो, हाँ ऊपर ऊपर जो मैंने लिखा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम, ब्रैकेट में लिख दिया विद फीडबैक, एफ बी मीन्स फीडबैक, सी एस मीन्स कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स एलिमेंट। ये एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम है जो एक क्लोज लूप सिस्टम का है, इसके पूरे एलिमेंट्स के साथ। इतने एलिमेंट्स होंगे, ये तो एलिमेंट्स है, पार्ट्स है। देखिए, इस डायग्राम को अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। जो बीच वाला जो 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं, जो शुरू में जो एरो के पहले लिखा, वो कमांड लिखा हुआ है, लिखा है ना, कमांड दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं सबको ही? यस सर। सभी लोगों को दिखाई दे रहा है कमांड्स। ये देखो, ये दिखाई, जो ब्लॉक डायग्राम के पहले एक एरो बना हुआ है वो है कमांड लिखा हुआ है। ये आपका एक्चुअली मेन इनपुट है। क्या है ये? मेन इनपुट है। और उसके बाद जो ब्लॉक्स में लिखा हुआ है, ब्लॉक्स में जो लिखा हुआ है वो है रेफरेंस इनपुट एलिमेंट्स। हाँ, रेफरेंस इनपुट एलिमेंट है ना, दिखाई दे रहा है? देख लो पहले इसको, एक मिनट 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ आपको, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इस डायग्राम को थोड़ा स्टडी को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, आप इसको पहले स्टडी करो फिर बताओ। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक? ले लो चलो देख लो। क्या ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोग? यस सर, ले लो। अच्छा, यस सर। डायग्राम को एक बार सही नज़र से देख लो। ये जो है आपका जो बना हुआ है ओपन लूप, ये आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है मेरे कानों में। ये देखिए, मैं एलिमेंट्स को जो है उसके जो पार्ट्स उसको पढ़ दे रहा हूँ, एक बार आपको एक्सप्लेन भी थोड़ा सा कर दूंगा। पहला कमांड है जो फर्स्ट ब्लॉक में है, रेफरेंस इनपुट कमांड्स। इससे जो हमारा आउटपुट निकल करके आता है, जो 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 एक्शन निकल करके आता है, वो कहलाता है रेफरेंस इनपुट। क्या है वो? रेफरेंस इनपुट। दिखाई दे रहा ना, यहाँ नीचे उसके स्मॉल आर बना हुआ है, स्मॉल आर। अच्छा, बीच में एक सर्कल टाइप का बना हुआ है, इसमें थोड़ा क्रॉस लगा हुआ है, एक तरफ प्लस है और नीचे माइनस है ना? तो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और एक नेगेटिव क्वांटिटी है। इसका जो आउटपुट निकल के आ रहा है, यही हमारा एक्चुअल इनपुट, एक्चुएटिंग सिग्नल है ये। यानी इसको हम कहते हैं एक्चुअल इनपुट कह सकते हो आप इसको। ई लिखा हुआ है, ई मीन्स एरर, ई मीन्स एरर। हाँ बताओ कुछ, ये थोड़ा सा नया आपके पास होगा इसलिए मैं कह रहा था। प्लस और माइनस समझ रहे हो ना? प्लस और माइनस देखो, ये जो ऑपरेशनल, आप लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। और लोग बोले कुछ जरा बताएं। रिस्पॉन्स करें सर को। अदर स्टूडेंट प्लीज रिस्पॉन्स। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वही आवाज रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है।
ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक वर्सेटाइल डिवाइस है जिससे कि आप बहुत कुछ बना सकते हो। आपने पढ़ा होगा एडर भी, सबट्रैक्टर भी, डिफरेंशिएटर भी, इंटीग्रेटर भी और स्केल चेंजर भी, लॉगरिथमिक चेंजर भी, सब बना सकते हो उससे, है ना। ये सब पढ़ा होगा आप लोग, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपके सर लोगों ने पढ़ाया होगा। तो वही एक्चुअली यहाँ पे जो इस तरह है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही है। इसके बाद हमारा शुरू होता है कंट्रोल एलिमेंट्स। क्या है ये? कंट्रोल एलिमेंट्स। उसके नीचे मैंने G1 लिखा है। क्या लिखा मैंने? G लिखा है। फिर इसके बाद हमारा क्या है? मैनिपुलेटेड वेरिएबल। मैनिपुलेटेड मैंने हाँ हाँ, ये बताओ, कुछ आप बता सकते हो क्या हो सकता है मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स? जो देखिए हमने यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा था। मैनिपुलेट मीन्स किसी चीज़ को हमें थोड़ा सा चेंज कर दें हम। भाई जैसे हमें कहा कि 220 वोल्ट हमें सिस्टम को नहीं मिल रहा है, तो हम कुछ ऐसा कर दें कि 220 वोल्ट मिल जाए। होता है कि नहीं होता है? यानी मैनिपुलेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ हमें। मैनिपुलेशन नहीं जानते क्या होता है आप लोग? मैनिपुलेशन मीन थोड़ा बहुत चेंज करना, थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन करना। तो यही है कि ताकि हमारा जो इनपुट हो प्रॉपर, जिसका हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतना वो मिल जाए, वही हमारा कहलाता है मैन्युपुलेट। जैसे हमने कहा कि नहीं किसी को मिला 10 नंबर एग्जामिनेशन मिला है, थोड़ा बहुत उसको काट पीट कर कोई 11 लिख दे, तो एक मैन्युपुलेशन कर रहा ना हो, मैंने उसको चेंज कर रहा है, वही कहलाता हमारा मैन्युपुलेशन कहलाता है। फिर इसके बाद है इसके बाद हमारा है कंट्रोल्ड सिस्टम। कंट्रोल लिखा है, देखो कंट्रोल्ड लिखा है, कंट्रोल नहीं लिखा है, कंट्रोल्ड लिखा हुआ है। एलिमेंट जरा उसके जो 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 उसका जो है उसका नाम दिए, कंट्रोल्ड है, G2 लिखा हुआ है, G1 G2 है। अच्छा, इसके पास हमने एक ऊपर एरो लगा करके लिखा है, वो क्या लिखा है? क्या है बताओ आप? हाँ कुछ बताओ। डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस है नहीं है यार? जब आप लोग मोबाइल चलाते हो, मान लो कुछ काम कर रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, किसी का फोन आ गया है कि नहीं है, तो डिस्टरबेंस सिग्नल कहलाता हो। होता है कि नहीं होता है? या आप साइकिल से चलाते हुए कहीं जा रहे हो, बाइक चलाते हुए जा रहे हो, कोई आपका दोस्त मिल गया, आपको रोक रहा है, तो क्या करोगे? या तो सीधे चले जाओगे हैं, या अपना काम जो कर रहे थे अपना काम करोगे, या फिर क्या करोगे? उस डिस्टरबेंस को फेस करोगे या उससे बात करोगे। तो यहाँ पर आपका डिस्टरबेंस भी आ सकता है कुछ ना कुछ। उस डिस्टरबेंस को हमें या तो अवॉइड कर दें या उस पर हम रिस्पॉन्स करें कुछ। ये चलो ठीक है, जरा इधर ध्यान दो, फिर बाद में यार थोड़ा 10 मिनट और रुक जाओ, बता दूं, मैं खत्म करता हूँ इसको मैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखा है कंट्रोल्ड वेरिएबल। यहाँ पर लिखा हुआ कंट्रोल्ड वेरिएबल्स। आप उसके बाद जो ब्लॉक बना हुआ है इसमें लिखा हुआ है इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड वेरिएबल। इसको हमने Z नाम दिया, स्मॉल z, सारी क्वांटिटी Z स्मॉल में आई है। इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड वेरिएबल Z, और इसका जो आउटपुट मिल रहा है इन कंट्रोल्ड वेरिएबल है। ये तो आपका इस ब्लॉक का है, लेकिन इसी सिस्टम को हमने फीडबैक दिया है। फीडबैक दिया है तो वो फीडबैक हमने कहाँ से दिया? देखिए, इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड वेरिएबल हमारा एक तरह से आउटपुट है। ये इस आउटपुट के बाद जो हमारा जो जा रहा है हमारा, ये हमने इसको दे दिया फीडबैक एलिमेंटेशन, क्योंकि बगैर फीडबैक दिए कोई सिस्टम ना तो क्लोज बन सकता है ना तो ऑटोमेटिक बन सकता है। ये तो इस तरह से हमारा देखिए, एक जो है ऑप एम्प यहाँ बना हुआ है और एक यहाँ बना हुआ है। एक जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो ये यहाँ दिखाई दे रहा है, ये भी है ना उसी तरह का एलिमेंट जैसे यहाँ बना हुआ है, ये जैसे यहाँ बना हुआ है, दोनों सेम एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा एक तरह से आइडियल ब्लॉक डायग्राम है एक कंट्रोल सिस्टम का, जिससे कि कोई भी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक हो सकता है। जिसको ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके हो सकता है कोई जो है आपका क्वेश्चन इस तरह से मिल जाए कि ये ब्लॉक डायग्राम दे दे, उसे एलिमेंट्स का नाम पूछ लें क्या है और ये कैसे मिलता है ये। अच्छा, आपने देखा कहीं कि हमने लिखा पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई में आप जरा सा उसको थोड़ा ध्यान दो। आपने जब CRO दिया होगा तो आपने 2 पार्ट्स में सप्लाई दिया होगा, एक हॉरिजॉन्टल सप्लाई में दिया होगा और एक वर्टिकल में दिया होगा। पावर सप्लाई बगैर क्योंकि जो सिस्टम हो जैसे टीवी है, बगैर भाई सप्लाई के तो चल नहीं सकता है। रिमोट है, उसमें भी आपका सेल की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं है? तो इन सारे सिस्टम्स को आपको ज़रूरत पड़ती है पावर सप्लाई की, किसी भी तरह से, चाहे जिस तरह का एलिमेंट्स है। ये DC है ज़रूरत तो DC देना पड़ेगा, AC है तो AC ज़रूरत देना पड़ेगा, अगर सेल से ज़रूरत पड़ जाएगी तो हम उसको सेल देंगे। तो इस तरह से देखा आपने, ये हमारा जो है एक कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम विद इट्स एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स के साथ साथ है ये कैसे हमारा ये कंट्रोल सिस्टम जो है ये
कोई भी कंट्रोल सिस्टम फीडबैक देने के बाद ऑटोमेटिक कैसे बनता है। यानी इस डायग्राम को हम कह सकते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। जो पहले दो ब्लॉक डायग्राम है दोनों सिंपल थे, जब आप मैथमेटिकली इसको स्टडी करोगे तो आपको उन्हीं दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा आपके कोर्स में है ये, तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़े। लेकिन जो सिस्टम को स्टडी करने के लिए इन दोनों ब्लॉक डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो मैंने एलिमेंट्स को थोड़ा सा लिखा था डेफिनेशन टाइप का, ये जो है इसमें ये भी हो जाएगा, यहाँ जैसे था थोड़ा इन लोग दे दिए, अगर स्टडी के जैसे दे दिए, ये जैसे ये बनाया था मैंने, ये पूरा दे दिए इन लोग। हाँ, अभी मैं और दे दे रहा हूँ, जो इसके पास है जो इसकी डेफिनेशन के साथ दे दे रहा हूँ, आपको वो करना है। देखिए पहले आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ लीजिए कि ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए, फिर बाद में आप नॉलेज के लिए किताबों को पढ़ते रहिएगा अच्छी तरह से। ये तो कोशिश करो कि आपको जो किताब जो बताया मैंने प्रोफेसर BS मैनके की, प्रोफेसर BS मैनके की किताब ले लीजिए, आपको सस्ती भी है, अच्छी भी है, और आपको पूरा कोर्स इसमें मिल भी जाएगा ये। और ये देखिए कंट्रोल इंजीनियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब इंजीनियरिंग के अलग से ब्रांच ही है। जब आप लोग एमटेक करते हो तो कभी कभी कंट्रोल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन भी होता है कुछ लोगों का, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, दोनों में ही कंट्रोल इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है ये। लेकिन थोड़ा सा ये बेटा आप लोग ज़रा सा ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ करके आना ज़रा सा, क्योंकि बगैर उसके आप लोगों का काम लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़े उसके बगैर काम नहीं चल पाएगा। अच्छा, इसके बाद कुछ कंट्रोल सिस्टम स्पेशल टाइप के होते हैं, उसको मैं बता दूं आपको, जैसे कोर्स में है लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम, लीनियर एंड नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम, ये क्या होता है? कोई बताओगे क्या होता है लीनियर सिस्टम? लीनियर सिस्टम, हाँ बोलो। हाँ बोलिए। जो सिस्टम जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है उसे हम बोलते हैं लीनियर सिस्टम, और जो नॉन लीनियर सिस्टम वो होता है जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ना फॉलो करे। ठीक है ना? ये हमारा रहा ये लीनियर सिस्टम एंड नॉन लीनियर सिस्टम से है। कोई भी सिस्टम, जितने भी सिस्टम है मोस्टली सब नॉन लीनियर ही होते हैं। आप जब ओम्स लॉ भी पढ़ाया गया होगा तो आपको बताया गया होगा ग्राफ के साथ साथ स्ट्रेट लाइन के उसके आगे वाला ग्राफ कर्व आपको बताया गया होगा, उसकी एक लिमिट होती है, लिमिटेशंस होती है। तो हर एक सिस्टम की एक होती है। तो वही जब तक हम ओम्स लॉ का ग्राफ, जब तक ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन में आएगा तभी तक ओम्स लॉ फॉलो होगा, अदरवाइज ओम्स लॉ नहीं फॉलो होगा। ये इसी तरह से कि जो सारे सिस्टम जो होते हैं प्रैक्टिकली नो सिस्टम इज लीनियर, ऑलमोस्ट ऑल द, इसको हट के जो एक मैंने जो लिखा हुआ आपको इसमें कुछ ब्लॉक डायग्राम, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। कमांड क्या होता है, रेफरेंस इनपुट क्या होता है, प्राइमरी फीडबैक क्या है, इसको देख लेना आप लोग। ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया लीनियर सिस्टम। जितने भी सिस्टम्स होते हैं प्रैक्टिकली ऑल द सिस्टम्स आर नॉन लीनियर। अगर लीनियर सिस्टम है भी, अगर उसको हमें प्रैक्टिकली यूज भी करना, बहुत अजीब सी बात आपको लगेगी कि फिर लीनियर सिस्टम की आवश्यकता क्या रह जाती है। लीनियर सिस्टम की सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम देखते हैं, अदरवाइज प्रैक्टिकली ऑल द सिस्टम्स आर नॉन लीनियर। और कोई सिस्टम लीनियर होता है तो नॉन लीनियरिटी उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर दी जाती है। समझ रहे हो आप लोग ना? कोई सिस्टम अगर लीनियर भी होना चाहे उसको हम लीनियर नहीं होने देते हैं, उसमें हम नॉन लीनियरिटी डेलिबरेटली ऐड कर देते हैं ताकि सिस्टम हमारा नॉन लीनियर बन जाए। अच्छा, इसके बाद है कंटिन्यूअस सिग्नल एंड डिस्क्रीट सिस्टम। ये जो आपका होता है एनालॉग सिस्टम और डिजिटल सिस्टम, वही आपका यहाँ पर वही डेफिनेशन यहाँ पर भी लागू होगी। डिस्क्रीट मीन्स जो डिसकंटिन्यूट हो, जिसको हम बोलते हैं कि आपका डिजिटल सिग्नल बोलते हैं, और जो एनालॉग सिग्नल होता है वो कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। वही सेम डेफिनेशन, कोई फर्क नहीं है। और एक है स्टैटिक सिस्टम और एक है डायनेमिक सिस्टम। स्टैटिक डायनेमिक तो मैथमेटिक्स से पढ़ा होगा आप लोगों ने ना? क्या होता है स्टैटिक और डायनेमिक्स, क्या होता है बोलो? स्टैटिक सिस्टम, स्टैटिक और डायनेमिक्स मैथमेटिक्स आप लोगों को अच्छी तरह बताया गया होगा। स्टैटिक वो होता है जो स्टेबल, जो आपको स्टेशनरी कंडीशन में हो, जो चलता ना हो, जिसमें स्पीड नहीं होती है। और डायनेमिक होता है जिसमें मूविंग ऑब्जेक्ट का स्टडी करते हैं। तो वही यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है जिस सिस्टम में मेमोरी होती है वो डायनेमिक सिस्टम कहलाता है, और आप जिस सिस्टम में मेमोरी नहीं होती है वो स्टैटिक सिस्टम कहलाता है। आप लोगों ने स्टैटिक और डायनेमिक रैम का नाम सुना होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टैटिक रैम क्या होते हैं, डायनेमिक रैम क्या होते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये सिलेबस में जो
कुछ बातें थी फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम में, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इसके बाद बगैर लैप्लास ट्रांसफॉर्म को आपको समझे जो है आप नहीं कुछ कर पाओगे। इसलिए बेटा मेरा ये एडवाइस है कि अगर आगे आपको इस थोड़ा क्लास अटेंड करनी है तो थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम जो है आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है आप अच्छी तरह से थोड़ा सा पढ़ लीजिए।